करें मेंबर। सर जी मेंबर कौन है? मेंबर कौन है? हु इज द पर्सन कॉल्ड एज मेंबर? सर जी जनरली आपके पास में जो बंदा कंपनी के शेयर खरीदे वही पर्सन क्या है? कंपनी का मेंबर है। डन है, लेकिन एक लोचा है। अगर गारंटी कंपनी हो और आपके पास में विदाउट शेयर कैपिटल हो तो क्या शेयर है? नहीं है। लेकिन क्या फिर भी उसको चलाने के लिए कुछ सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कहलाएगा? मेंबर कहलाएगा। तो सारे मेंबर्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ऐसा पर्सन जो आपके पास में सब्सक्राइबर है टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, हु शैल बी डीम्ड टू हैव बिकम द आपके पास में मेंबर ऑफ कंपनी। यानी कि किसी पर्सन ने अगर किसी कंपनी के एमओए को साइन कर दिए, एमओए को साइन करने का मतलब एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर किसी पर्सन ने साइन कर दिया तो उसको हम लोग क्या टर्म करेंगे? मेंबर टर्म करेंगे। एक ऐसा पर्सन जो पर्सन कंपनी के अंदर मतलब जिसने अपना राइटिंग में नेम प्रोवाइड कर दिया कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर लिख लिया जाए। तो आमतौर पर ऐसे पर्सन कब होते हैं? जो गारंटी कंपनी वाली सिचुएशन होती है उसके अंदर होते हैं। एनी अदर पर्सन हु एग्री इन राइटिंग ऑफ द कंपनी, आपके पास में मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो पर्सन भी क्या होगा? मेंबर कहलाएगा। तीसरा, एवरी पर्सन होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज ए बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका जो कंपनी का अल्टीमेट शेयर होल्डर है, तो यानी कि जो बेनिफिशियल ओनर है उसको भी कंपनी के अंदर क्या माना जाएगा? मेंबर माना जाएगा। अब क्वेश्चन निकल करके आता है, दो वर्ड है मेंबर और शेयर होल्डर। क्या मेंबर और शेयर होल्डर सेम है या अलग अलग हो सकते हैं? मेंबर वर्ड वाइडर है किसके कंपैरिजन में? शेयर होल्डर के कंपैरिजन में। शेयर होल्डर का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, लेकिन मेंबर के लिए जरूरी नहीं है कि उस बंदे ने कंपनी के शेयर खरीद रखे हो। अगर शेयर नहीं भी खरीद रखे तब भी वो पर्सन किसके तौर पर टर्म हो जाएगा? मेंबर के तौर पर टर्म हो जाएगा। कहता है जी डिस्टिंक्शन बिटवीन द आपके पास में मेंबर एंड शेयर होल्डर। तो डेफिनेशन ऑब्वियस सी बात है, मेंबर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 55 में है, जबकि उसकी डेफिनेशन आपके पास में शेयर होल्डर की डेफिनेशन पूरे कंपनी लॉ में दे ही नहीं रखी है। कहता है जी मीनिंग, मेंबर का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में हो। शेयर होल्डर का मतलब क्या है? जनरल मीनिंग है जो आपके पास में कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके बैठा हो। कहता है जी नेचर ऑफ कंपनी, हर तरह की कंपनी के अंदर मेंबर है, चाहे आपके पास में पब्लिक लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे आपके पास में लिमिटेड बाय शेयर हो चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, चाहे विद शेयर कैपिटल हो चाहे विदाउट शेयर कैपिटल हो, लेकिन आपके पास में शेयर होल्डर सिर्फ उस कंपनी में होगा जिसने शेयर इशू किए हैं। तो कहता है जी ओनली ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल कैन हैव ए शेयर होल्डर। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड नॉट हैविंग एनी शेयर कैपिटल तो उसके अंदर शेयर होल्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कहता है जी सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम। हाँ, सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम कंपनी में मेंबर है, लेकिन सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम कंपनी में शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर बात करूं ना, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर एक मुद्दा पॉइंट निकल करके आता है कि आपके पास में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम उसको शेयर खरीदना जरूरी है? हाँ, कंपलसरी है। तो वो पर्सन भी आज की तारीख में मेंबर भी है, शेयर होल्डर भी है। कहता है जी ट्रांसफर ऑफ द शेयर अंटिल, जब तक कि आपके पास में रजिस्टर में उसका चेंज ना हो जाए नाम। जैसे ए ने बी को शेयर बेचे, जब तक आपके पास में बी का नाम ना लिखा जाए तब तक मेंबर कौन काउंट होगा? ए। और नाम लिखने के बाद कौन काउंट होगा? बी। चले, ये कहता है आपके पास में मोड कि कोई भी बंदा किस किस तरीके से मेंबर बन सकता है। तो पहला आप लोगों के पास में सब्सक्रिप्शन ऑफ द मेमोरेंडम, अगर कोई पर्सन कंपनी का क्या सब्सक्राइब कर दे? मेमोरेंडम। The fact that a person is a subscriber to the memorandum is sufficient to constitute the person a member of the company. आपके पास में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, a memorandum of the association become the member of the आपके पास में कंपनी by the fact of subscription and not by the reason of allotment of share। कहता ऑल द आपके पास में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सारे के सारे पर्सन क्या है? मेंबर है, जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होगा। कहता जी नो एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर हूं मेरे को मेंबर बना दो, सिग्नेचर करते ही ऑटोमेटिक मेंबर है। इममेटीरियल और पास में इट इज इममेटीरियल एज टू वेदर द शेयर आर एक्चुअली बीइंग अलॉटेड टू हिम, तो उसके एक्चुअल में शेयर अलॉट हुए हैं या शेयर अलॉट नहीं हुए हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता जी नो एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड,
फोर्थ आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मेंबर, कोई भी आपके पास में एंट्री की जरूरत नहीं है। ए सब्सक्राइबर कैन नॉट डिनाई हिज ऑब्लिगेशन, किसके बारे में कि भैया मैं मेंबर हूं, मतलब कि मेरे मेंबर के तौर पर रोड है, मिस रिप्रेजेंटेशन कोई भी हुआ है तो सबके लिए वो बंदा जिम्मेदार होगा, वो बाद में मना नहीं कर पाएगा। जनरली सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, इन्हीं को हम लोग क्या काउंट करते हैं, फाउंडर मेंबर के तौर पर काउंट करते हैं। दूसरा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जिस पर्सन ने कंपनी ने शेयर इशू किए, भाई ने एप्लीकेशन लगाई, शेयर अलॉट हुए तो ऑटोमेटिकली जैसे ही शेयर अलॉट हुए तो शेयर होल्डर बना। शेयर होल्डर बनते ही उसका नाम किसके अंदर आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा। तो बाय द अलॉटमेंट ऑफ शेयर वो पर्सन मेंबर बन सकता है। कहता जी बाय द ट्रांसफर, मतलब कि ए ने बी से शेयर खरीदे तो बी जैसे ही शेयर खरीदेगा, जैसे ही उसका नाम मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा, तुरंत वो बंदा क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। ट्रांसमिशन, अगर आपके पास में कोई लीगल हेयर है जिसके नाम पर शेयर ट्रांसफर हो गए, वो पर्सन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। बिल्कुल। कहते जी बेनिफिशियल ओनर, जब आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो रजिस्टर्ड मेंबर कौन है, एनएसडीएल। और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, वो क्लाइंट जिसने शेयर खरीद रखे हैं। तो मेंबर किसको ट्रीट किया जाएगा, क्लाइंट को, ना कि एनएसडीएल को। स्टॉपल और आपके पास में एक्विजिशंस है। आपके पास में स्टॉपल का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन रिप्रेजेंट करे इसको, ए पर्सन हु नोइंगली परमिट करे, एक पर्सन नोइंगली परमिट करे एंटरिंग इनटू द नेम ऑफ द आपके पास में मेंबर, बिकम ए मेंबर बाय द स्टॉपल और एक्विजिशन। In another word, if the name of a person is entered in the register of the member, although वो आपके पास एक्चुअल में मेंबर नहीं है, but the such person has a no object to it, मतलब जो ओरिजिनल मेंबर है ना, उसको इस बात से किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मेंबर, जब आपने गलती से किसी आदमी का नाम रजिस्टर में लिख दिया लेकिन ओरिजिनल ओनर को कोई भी डिफेक्ट, कोई भी डाउट नहीं है, भी आप क्या काउंट कर लिया जाएगा, मेंबर काउंट कर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये कहता है जी कैपेसिटी ऑफ बिकमिंग ए मेंबर, हु कैन बी ए मेंबर। क्या कोई माइनर आपके पास में कंपनी में मेंबर बन सकता है, क्या कोई माइनर कंपनी में मेंबर बन सकता है? तो सर जी कंपनी में माइनर मेंबर बन सकता है, बशर्ते दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला क्या हो, शेयर फुल्ली पेड अप हो, और दूसरा आप लोगों के पास में वो शेयर उसको आपके पास क्या किया गया हो, उसने ट्रांसफर के जरिए वो मेंबर बना हो। तो कहता है इन द फॉलोइंग केसेस द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर टू द माइनर इन द इग्नोरेंस ऑफ द माइनॉरिटी द कंसिक्वेंसेस शैल बी, बंदा कहता है द माइनर शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी, आपके पास में एनी कॉल remaining unpaid on the shares held by him. The guardian cannot be compelled to pay the such calls. Then the third आपके पास में minor can repudiate the allotment made to him and minor shall be entitled to receive back. अपना जितना पैसा पे किया है वापस ले सकता है, क्योंकि a contract with a minor is void ab initio होता है। ये कहता है minor can repudiate the allotment made to the minor, द माइनर शैल बी एंटाइटल, वो पर्सन चाहे तो अपना पैसा वापस से कंपनी से रिकवर कर सकता है। ये कहते हैं जी कंसिक्वेंसेस व्हेन आपके पास में माइनर अटेन द मेजोरिटी, अगर माइनर क्या बन जाए, मेजर बन जाए। तो अगर कोई पर्सन माइनॉरिटी के टाइम पे शेयर होल्डर बना था, मतलब वो प्रॉपर तरीके से मेंबर नहीं बना, तो ये नहीं कि अगर वो मेजर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगा ना, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कहता हूं attaining the majority, the minor does not automatically become the member of the company. If on the attaining the majority, the minor does anything which shows that he is accepted the membership, the minor shall forthwith आपके पास में deemed as a member. अगर वो पर्सन ऐसी चीजें आपके पास में शो करता है कि भैया मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, तभी मेंबर बन पाएगा। यहाँ पर ये बात पहले से हम लोग जानते भी है कि कोई भी माइनर अगर कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहता है तो सिर्फ उन्हीं चीजों का शेयर होल्डर बन सकता है जो शेयर्स क्या हो, फुल्ली पेडअप हो। पार्टली पेडअप का ये पर्सन क्या नहीं बनेगा, आपके पास में सर जी मेंबर नहीं बनेगा। देयर इज ए नो लीगल बार ऑन द आपके पास में माइनर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड माइनर इज एक्वायर्ड द शेयर बाय वे ऑफ द ट्रांसफर एंड शेयर्स क्या होने चाहिए, फुल्ली पेडअप एंड नो फर्दर ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी अटैच टू द मेंबर, वो शेयर से नहीं होने चाहिए। ये जजमेंट आई थी आपके पास में दीवान सिंह वर्सेस जो आपके पास में माइनवरा जो फिल्म लिमिटेड है, और आपके पास में बंदा कहता है सेम जजमेंट आपके पास में एस बनर्जी वाले केस के अंदर भी आई है। कहता है इन केस द शेयर्स आर बीइंग रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द माइनर, द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन द नेम ऑफ माइनर एंड आपके पास में नेम ऑफ द माइनर शैल बी एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर।
नो क्वेश्चन, नो देयर इज ए नो क्वेश्चन ऑफ एंटरिंग आपके पास में नेम ऑफ द गार्जियन। सर्टिफिकेट में या रजिस्टर ऑफ मेंबर में गार्जियन का नाम नहीं आएगा, हर जगह पर किसका नाम आएगा, माइनर का नाम आएगा। डन। तो सीधे सीधे शब्दों की बात है कि क्या माइनर मेंबर बन सकता है, तो आंसर है यस। दूसरा आपके पास में माइनर मेंबर कैसे बन सकता है, अलॉटमेंट, हाँ वो ट्रांसफर के जरिए, और आपके पास में दूसरा किसके जरिए, फुल्ली पेड अप शेयर। अगर क्या कंपनी डायरेक्ट माइनर को शेयर अलॉट कर सकती है, तो आंसर है नो, माइनर को डायरेक्ट शेयर अलॉट नहीं हो सकते। रिपीट हो गया बच्चों को केवल, हाँ पैसे वापस ले, जो पैसे उस बंदे ने कंपनी को पे किए। अरे भैया मान लो कि कंपनी ने उसको डायरेक्ट शेयर अलॉट करने की कोशिश की, तो वो बंदा कंपनी को कहेगा कि मैं शेयर नहीं खरीदना चाहता, ना ही मेंबर बनना चाहता हूँ, तो मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो, अपने शेयर ले। तो जो लास्ट पॉइंट बताया था कि कंपनी का नाम हाँ नहीं आएगा, अगर टेक्नोलॉजी टाइम कोई शेयर है तब भी माइनर ही रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती हुई मानी जाएगी, माइनर से। गार्जियन का कोई स्टेटस नहीं है। हाँ जी, क्या आपके पास में कोई कंपनी मेंबर बन सकती है, हाँ बन सकती है। कंपनी कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द अनदर कंपनी ओनली अगर स्पेसिफिकली आपके पास ऑथराइज किया गया मेमोरेंडम के जरिए। अगर कंपनी का मेमोरेंडम आपको पावर देते कि आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, तो खरीद सकते हो। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी में शेयर ही तो परचेज करके बैठी होती है। ये कहता है सब्सिडरी, डन, इतनी बात सही है। अच्छा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में शेयर खरीद सकती है, लेकिन कभी भी सब्सिडरी कंपनी किसके अंदर शेयर नहीं खरीद सकती, होल्डिंग कंपनी में। डन। मेरे कुछ क्वेश्चन है। ये दो कंपनियां हैं, एक एच लिमिटेड है, एक आपके पास में एस लिमिटेड है। दोनों कंपनियों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इस एच लिमिटेड नाम की कंपनी ने एस लिमिटेड नाम की कंपनी में 40% शेयर परचेज कर लिए, तो क्या एच लिमिटेड होल्डिंग कहलाएगी, नहीं। क्या एस लिमिटेड सब्सिडरी कहलाएगी, नहीं। क्या अभी आपके पास में एच लिमिटेड के अंदर शेयर खरीद सकती है, खरीद सकती है। अगर मान लो कि यहाँ आपके पास में ये खरीद सकती है, अगर मान लो कि इस बंदे ने यहाँ पर 40 की बजाय कितने परसेंट शेयर खरीदे होते, 60%, तो क्या अब एच लिमिटेड होल्डिंग और आपके पास में एस लिमिटेड सब्सिडरी होती, तो क्या अब एच लिमिटेड में शेयर खरीद सकती है, नहीं खरीद सकती। डन है, मुद्दा क्लियर है। तो यानी कि आपके पास में एच लिमिटेड अगर एक बार सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी बन गई, तो उसके बाद सब्सिडरी कंपनी कभी भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग कंपनी में मेंबर नहीं बन पाएगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, जो एच लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसके अंदर एस लिमिटेड नाम की कंपनी ने होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आने से पहले ही शेयर खरीद रखे थे, तो क्या ये बाद में मेंबर कंटिन्यू रहेगी? क्वेश्चन नहीं समझे। एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड के अंदर 10% शेयर खरीदे, तब आपके पास में 1/9/2023 में, और आपके पास में जो एच लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने आपके पास में 60% शेयर खरीदे 10/9/2024 में, एक साल बाद। डन। तो होल्डिंग आपके पास में ओनरशिप कब आई, होल्डिंग आपके पास में कब बनी, वो आपके पास में 10/9 को बनी, 10/9/2024 में, जबकि इसने शेयर कब खरीदे थे, 23 में। तो क्या एस लिमिटेड एच लिमिटेड में मेंबर है, मेंबर रहेगी, लेकिन अपनी मेंबरशिप को बढ़ा नहीं सकती। कब के बाद से, 10/9/2024 के बाद से। करेक्ट है। तो कहता है जी सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम ए मेंबर टू इट्स होल्डिंग कंपनी। अब यहीं पर है ना छोटे छोटे मतलब है। इसने कहा कैन नॉट बिकम ए मेंबर, मतलब पहले से मेंबर नहीं थी, अब मेंबर नहीं बन पाएगी। लेकिन इसने इस बात के लिए मना नहीं किया, इसने ऐसा नहीं लिखा कैन नॉट रिमेन मेंबर, उसने कहा है कैन नॉट बिकम ए मेंबर। इसने ऐसा नहीं लिखा सीज टू बी मेंबर, अब वो मेंबर नहीं रहेगी। इसने कहा है कि अब मेंबर बन नहीं पाएगी। मतलब अगर मतलब वैसी बात है ना, जब अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एग्जिस्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि पहले तो क्या था, वैलिड था, और अब वैलिड नहीं है। इसका मतलब यही आया ना। वैसे ही यहाँ पर द कंपनी कैन नॉट बिकम ए मेंबर का मतलब है पहले मेंबर हो सकती थी, अब मेंबर नहीं बन पाएगी। अगर पहले मेंबर थी तो अब मेंबर कंटिन्यू रह सकती है। अगर आपके पास में पहले से सब्सिडरी कंपनी मेंबर है और होल्डिंग रिलेशन आ गया, तो मेंबर कंटिन्यू रहेगी।
अगर आपके पास पहले से मेंबर नहीं था और होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आ गया तो अब मेंबर नहीं बन पाएगी। सीधे सीधे शब्दों में कहता जी, क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके पास में मेंबर बन सकती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो आपके पास में एक लीगल पर्सन है और आपके पास में इसके पास भी पावर है कि प्रॉपर्टी होल्ड कर सके। इसीलिए आपके पास में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है। ये कहता है आपके पास में कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी व्हेन आपके पास रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी लीगल पर्सन बनेगी, सो आपके पास में ये क्या बन सकती है? मेंबर भी बन सकती है। कहता है जी, ट्रेड यूनियन, क्या ट्रेड यूनियन मेंबर बन सकती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ट्रेड यूनियन भी लीगल पर्सन होती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, इसीलिए ये भी क्या बन पाएगी? मेंबर बन पाएगी। ये कहता है जी पार्टनरशिप फर्म, बंदा कहता है जी पार्टनरशिप फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन होती है? ना, पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं होती, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती। पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर मेंबर कौन बनेगा? उसके जो शेयर पार्टनर है वो पर्सन मेंबर बनेंगे। A partnership firm, not a legal person, cannot hold any property in his own name. The property is held in the name of partner on the behalf of firm. Therefore, firm cannot become a member in the company. However, a partnership firm may become the member. किसके अंदर मेंबर बन सकती है? सेक्शन 8 कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है। कहता है जी एचयूएफ, क्या एचयूएफ आपके पास में मेंबर बन सकती है? एचयूएफ आपके पास में कोई सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होती है, इसीलिए आपके पास में एचयूएफ मेंबर नहीं बन पाएगी। हाँ, एचयूएफ के बिहाफ पर शेयर कौन परचेज कर सकता है? एचयूएफ का कर्ता। ये कहता है जी ट्रस्ट, क्या ट्रस्ट आपके पास में कोई ना सर जी, ट्रस्ट भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो इसीलिए आपके पास में ट्रस्ट को भी शेयर अलॉट नहीं हो सकते, इसीलिए आपके पास में ना ही ट्रस्ट आपके पास में ट्रांसफर हो सकते हैं, इसीलिए ट्रस्ट भी मेंबर नहीं बन पाएगी। ये कहता है जी ज्वाइंट होल्डिंग, मतलब जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल करके शेयर परचेज करें तो ऐसी सिचुएशन में कहता है जी टू और मोर पर्सन होल्ड द शेयर इन द कंपनी, तो दोनों पर्सन को क्या माना जाएगा? जो दो पर्सन है तो दोनों के दोनों मेंबर, तीन है तो तीनों के तीनों को क्या मान दिया जाएगा? मेंबर। फॉरनर, क्या कोई फॉरनर पर्सन कंपनी में मेंबर बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है, ड्यूरिंग द पीस पीरियड। अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए हमारा उसकी कंट्री के साथ में, तो वो पर्सन अपना अलाइन एनिमी हो गया, और अलाइन एनिमी हुआ तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसके साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, और अगर साइंड है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, तो वो पर्सन मेंबर नहीं रहेगा। ए फॉरनर कैन बिकम ए मेंबर इन ए कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट, किसकी? फर्मा की। इन केस ऑफ वॉर ब्रेकआउट द सच आपके पास में फॉरेन कंट्री, आपके पास विद द फॉरेन कंट्री द फॉरनर कैन नॉट एनफोर्स द राइट, जो भी एक मेंबर को अवेलेबल है ना, वे राइट नहीं रहेंगे उसके। ये कहता है जी गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट मेंबर बन सकती है? ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट मेंबर बन सकती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। कहता है जी इंसॉल्वेंट, क्या इंसॉल्वेंट आपके पास में मेंबर बन सकते हैं? और सर जी इंसॉल्वेंसी के केस में तो उसके जो खुद के शेयर है वो किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे? ऑफिशियल रिसीवर के केस में। तो अब आपके पास में सारे डिसीजन आपके पास में कौन लेगा? ऑफिशियल रिसीवर लेगा, लेकिन आपके पास में फिर भी मेंबर किसको काउंट किया जाएगा? इंसॉल्वेंट को। ये कहता है द शेयर ऑफ द इंसॉल्वेंट वेस्टेड टू द ऑफिशियल असाइनी, और आपके पास में ऑफिशियल रिसीवर एज इन द केस में भी। हाउएवर एन इंसॉल्वेंट कंटिन्यू एज ए मेंबर अनटिल, जब तक कि उसके शेयर ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी किसी थर्ड पार्टी को सेल ना करते। तो कहता है जी अनटिल द इंसॉल्वेंट इज डिस्चार्ज, जब तक कि इंसॉल्वेंट आपके पास में डिस्चार्ज, मतलब कि अगर कोई पर्सन पहले से शेयर होल्डर है और इंसॉल्वेंट हो जाए तो जब तक उसका शेयर बिक ना जाए तब तक वो पर्सन मेंबर रहेगा। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है और कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है, तो जब तक आपके पास में उसकी इंसॉल्वेंसी ओवर ना हो जाए तब तक वो पर्सन क्या नहीं बन सकता? मेंबर नहीं बन सकता। करेक्ट है। कहते हैं जी राइट क्या है मेंबर के, क्या क्या आपके पास में राइट अवेलेबल है? कहता है जी राइट टू ऑब्टेन द शेयर सर्टिफिकेट। हाँ, मैंने शेयर खरीद रखे हैं तो मेरे को क्या मिले? शेयर सर्टिफिकेट। ये तब मिलेगा जब आपके पास में फिजिकल फॉर्मेट में शेयर होल्डर बना हो। कहता है आपके पास में राइट टू हैव हिज नेम एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर, बिल्कुल। तीसरा है ट्रांसफर हिज सिक्योरिटी, वो पर्सन चाहे तो अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, प्राइवेट कंपनी है तो ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। कहते हैं जी राइट टू रिसीव द नोटिस, किस बात का नोटिस? सर जी इनविटेशन कार्ड है, जीएम का हो, और मतलब जीएम का मतलब जनरल मीटिंग्स, एजीएम हो, नॉर्मल जीएम्स हो, इसी तरीके से जीएम्स अटेंड करने का और जीएम में वोट डालने का उसके पास में क्या है? राइट है। राइट है टू रिसीव द डिविडेंड, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ये पर्सन अप्लाई कर सकता है कोर्ट के अंदर, किस चीज के लिए? इंजंक्शन के लिए। किस बात की इंजंक्शन? अगर आपके पास में डायरेक्टर डिविडेंड पे करते हैं, कहां से? आउट ऑफ कैपिटल,
अब क्योंकि डिविडेंड पे होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, कभी भी कैपिटल में से डिविडेंड पे नहीं होगा। बंदा कहता है कि कोर्ट में जा सकता है और इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है। सर जी ये इंजंक्शन वही है क्या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पड़ी थी? है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हाँ वहां आपके पास में 5 रेमेडी आई थी। पहली, शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर रेस्किनेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब था जब कोर्ट से आप ऑर्डर लेकर के आओ कि सामने वाला पर्सन ये काम नहीं करेगा। डू समथिंग का ऑर्डर लेकर के आओ तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नॉट टू डू समथिंग का ऑर्डर लेकर के आओ तो इंजंक्शन ऑर्डर। तो पर्सन कोर्ट में चला जाएगा और कहेगा कोर्ट में कि कंपनी को ऑर्डर दे कि इसका डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा, तो इंजंक्शन ऑर्डर लेकर के आ सकता है। अगर आपके पास में डायरेक्टर आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे। कहते जी राइट टू इंस्पेक्ट एंड ऑब्टेन द एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉपी। किसकी कॉपी? रजिस्टर हो, इंडेक्सेस हो, इंडिसेस हो, या डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर हो, मेंबर्स का रजिस्टर हो, एनुअल रिटर्न हो, इसकी कोई कॉपी चाहता है तो बिल्कुल कॉपी मिलेगी। अगर कंपनी मना करती है तो ये पर्सन आपके पास में एनसीएलटी में जा सकता है। राइट टू ऑब्टेन द कॉपी, एमओए और एओए की कॉपी चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। राइट टू हैव द शेयर ऑफर्ड टू हिम इन द फर्दर इशू, मतलब ये कंपनी अगर कोई राइट इशू लेकर के आती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस पर्सन के पास में राइट होगा शेयर परचेज करने का। राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू सेट असाइड द एनी वेरिएशन, इसके अंदर मान लो कि कंपनी ने पहले से शेयर इशू किया, उसके टर्म एंड कंडीशन में चेंज करना चाहती है तो बिल्कुल कोर्ट में अप्लाई कर सकता है जी, टर्म एंड कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, रोक दो कंपनी को। कहता है आपके पास गिव ए स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस दो जगह पर जाते हैं। जब आपके पास में कोई ऑडिटर कंपनी से रिटायर हो रहा हो और कंपनी उसी ऑडिटर को वापस से अपॉइंट करना चाहती है, लेकिन शेयर होल्डर चाहते हैं हम इस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो शेयर होल्डर है वो किसको आपके पास में नोटिस दे सकता है? कंपनी को, कि हम दो बातें लिख के दे सकते हैं, या तो मिस्टर एक्स को हम लोग अपने यहाँ ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे, या फिर वो पर्सन कहता है जी हम मिस्टर वाई को अपने यहाँ ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। डन है, तो ये बंदा कहता है जी स्पेशल नोटिस। तो पहला केस हुआ ऑडिटर का, दूसरा केस है डायरेक्टर का। जब किसी कोई डायरेक्टर आपके पास कंपनी से रिटायर होता है और शेयर होल्डर चाहता है कि ये बंदा दोबारा डायरेक्टर ना बने कंपनी में, तो वो पर्सन किसके पास जाकर के एप्लीकेशन दे सकता है? तो शेयर होल्डर और कंपनी के पास में कि इस पर्सन को दोबारा से हम लोग डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। कहता है आपके पास में राइट टू रिसीव, आपके पास में द राइट टू रिसीव द कॉपी ऑफ द नोटिस। जो भी आपके पास में स्पेशल नोटिस, मान लो कि मिस्टर ए ने नोटिस दिया, अब नोटिस ए ने दिया है, इस बात की जानकारी दूसरे लोगों को तक भी होनी चाहिए, जो दूसरे शेयर होल्डर है उनके पास में स्पेशल नोटिस की कॉपी रिसीव करने का राइट अवेलेबल है। राइट टू ऑब्टेन द कॉपी ऑफ द मिनट, जो भी जनरल मीटिंग हुई है उन सब की मिनट की कॉपी ऑब्टेन करने का राइट है। कहता है आपके पास में राइट टू द रिक्विजिशन ऑफ द, आपके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो जब भी आपके पास में एजीएम होगा तो उसके अंदर अपने रिक्विजिशन, मतलब शेयर होल्डर को लगता है कि शेयर होल्डर मीटिंग बुलानी बहुत जरूरी है और कंपनी बुला नहीं रही है, तो वो पर्सन कंपनी को जाकर के नोटिस दे सकता है कि मीटिंग बुलाओ, और कंपनी वैसे उस मीटिंग को बुलाएगी। ये कहता है राइट टू वोट टू एट द जीएम, जब भी आपके पास में चाहे ओआर पास हो चाहे आपके पास में एसआर पास हो। राइट टू वोट बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड, हाँ बंदा दो तरीके से वोट कर सकता है, फिजिकल मोड में और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो दोनों राइट अवेलेबल है। ये बंदा कहता है राइट टू वोट बाय द पोस्टल बैलेट, जब आपके पास में कंपनी फिजिकल ना तो शेयर होल्डर को बुलाती है ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीन प्रोवाइड करती है, सिर्फ लेटर भेजती है। अगर आप एग्री डिसएग्री जो भी हो अपना जवाब लेटर के थ्रू दे दो, उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में भी वोट डालने का राइट है। राइट टू ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट जो भी है सबके डॉक्यूमेंट रिसीव करने का राइट है। राइट टू मेक एन एप्लीकेशन, किसके पास में? ट्रिब्यूनल के पास में, कि भैया आपके पास में एजीएम बुलाओ। इसी तरीके से राइट है कि ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भैया एजीएम बुलाओ, कंपनी हमारी बात सुन नहीं रही है, इसीलिए ऑर्डर करने की जिम्मेदारी अब किसकी है? आपकी है। आप इसको एक्स्ट्रा, सही वर्ड होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आपके पास में जनरल मीटिंग होती है, मतलब ऐसी मीटिंग जो शेड्यूल्ड नहीं है, जब कंपनी के अंदर कोई इमरजेंसी टास्क आ जाए बीच में, तो उसके लिए जो मीटिंग बुलाई जाए उसको ईजी बोलते हैं। अब मैं इसको, मतलब इसका सही वर्ड तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बजाय इमरजेंसी जनरल मीटिंग बोलता हूँ। डन, कोई डाउट है तो इसके बारे में बोलिएगा जी। कहता जी सीजेशन ऑफ द मेंबरशिप, किन किन सर्कमस्टांसेस में आपकी मेंबरशिप फिनिश हो जाएगी? तो पहला है फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब आपके शेयर क्या कर दिए जाए? फॉरफिट कर दिए जाए। जब आपने अपने शेयर अपनी मर्जी से
कंपनी को बोल दिया जब मेरे को तेरे शेयर नहीं चाहिए, तो दैट इज अकाउंट सरेंडर है। जब कोई पर्सन अपने शेयर ट्रांसफर कर दे, या जिसके शेयर ट्रांसमिशन के जरिए किसी दूसरे पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाए, या फिर आपके पास में सेल ऑफ शेयर, जब किसी पर्सन ने अपने शेयर क्या कर दिए, सेल कर दिए, किसको, कंपनी को या किसी दूसरे पर्सन को, या एक पर्सन ऐसा है जिसने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, डन, और कंपनी को उससे कुछ पैसा भी रिकवर करना है, वो पर्सन पैसा दे नहीं रहा, कंपनी ने उसके शेयर्स के ऊपर कब्जा कर लिया, पैसे दे, शेयर ले, डन। वो कहता है जी ना मेरे को शेयर चाहिए ना मेरे को पैसे देने, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेती है और पैसे को भूल जाती है। तो दैट इज द कोड आपके पास में, जब कंपनी क्या कर ले, लेन एक्सरसाइज कर ले, लेन का मतलब फिजिकल कंट्रोल, डन। तो उस सिचुएशन में वो पर्सन क्या नहीं रहेगा, मेंबर नहीं रहेगा, डन। कोई डाउट है तो इसके अंदर पूछिएगा।